नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लेट अस जॉइन अस पर। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो दोस्तों, ये भूगोल का दूसरा सेशन है। पहला सेशन इसके पहले हो चुका है। यदि आप पहला सेशन नहीं देखे हैं तो उसे देख लें, क्योंकि ये सेशन पहले सेशन से आगे का टॉपिक शेयर करेगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत को दोस्तों ट्रोपोस्फियर कहते हैं, जिसको क्षोभ मंडल भी कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो दोस्तों, वातावरण की सबसे गर्म परत थर्मोस्फियर है। यहाँ पर विकल्प ए 1 सही हो जाएगा। ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल को कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल को कहते हैं और मेसोस्फियर को मध्यमंडल कहते हैं। आपका जो ओजोन लेयर है वो समताप मंडल में पाई जाती है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। थर्मोस्फियर को ताप मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तापमान अचानक से बहुत तेजी से बढ़ता है। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकांशतः ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकांशतः ओजोन समताप मंडल में 25 से 45 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो दोस्तों, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्यमंडल और उसके ऊपर आयन मंडल और सबसे बाहर बहिर्मंडल। समताप मंडल में आपके ओजोन लेयर पाई जाती है और दोस्तों आयन मंडल में ही आपके जो सैटेलाइट होते हैं वो स्थापित किए जाते हैं और यहीं से रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पुनः धरातल पर वापस चली जाती हैं, जिससे ये दूरसंचार सेवाएं संभव हो पाती हैं। यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा, बहिर्मंडल। वातावरण की कौन सी परत में सौर पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण और बिखराव होता है? तो दोस्तों, पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण या बिखराव स्ट्रेटोस्फियर में होता है। स्ट्रेटोस्फियर में एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन लेयर सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों को परावर्तित करके वापस पूरा अंतरिक्ष में भेज देता है। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों, ये कहलाता है आयनोस्फीयर। इसमें इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंश के मिश्रण होते हैं। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। आपके जो दूरसंचार सैटेलाइट होते हैं वो इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती हैं? दोस्तों, इन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। इन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है और इन्हीं के कारण शीतकाल में उत्तर भारत में वर्षा भी होती है। उत्तर भारत के मैदान में वर्षा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होती है। ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो दोस्तों, वर्षा की मात्रा वायुमंडल में उपस्थित नमी पर निर्भर करती है। यदि वायुमंडल में नमी की मात्रा पर्याप्त है तो वर्षा होगी, यदि अपर्याप्त है तो वर्षा होने की संभावना कम हो जाती है। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा।
न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? इसमें पूछा अल्पकालीन, ये न्यूनतम कम से कम समय में जो घट संकट होता है वो भी प्राकृतिक संकट। दोस्तों बर्फानी तूफान एक लंबा इसमें अधिक समय लगता है क्योंकि तूफान आता है, बर्फ पिघलती है या बर्फ गिरती है, उसमें कई दिन की प्रोसेस हो सकती है, कई दिन तक इसका प्रभाव भी दिखता है। लेकिन जैसे आपका बिजली की चमकने की है, अचानक बारिश होती है और अचानक कड़कड़ाहट के साथ बिजली की चमक होती है और उससे पल भर में ही बिजली की चपेट में जीव, पेड़ पौधे या बिल्डिंग्स कुछ भी आ सकती है। तो यहाँ पर 4 अल्पकालीन संकट प्राकृतिक बिजली की चमक है। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों भूमध्य रेखीय क्षेत्र में या भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय नहीं, विषुवत रेखीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा और ये 2 से 4 बजे के बीच डेली वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा। इसीलिए यहाँ पर सूर्य का अत्यधिक विकिरण प्राप्त होने के बावजूद भी टेम्परेचर कम होता है। यहाँ पर 4 विकल्प सही हो जाएगा। समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो दोस्तों आप जानते ही हो, ओजोन लेयर द्वारा। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती, समताप मंडल में। दोस्तों समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ती है लेकिन तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती, इसलिए इसे समताप यानी समान तापमान रहने वाला स्थान इस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर विकल्प 3 समताप मंडल सही हो जाएगा। पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं, क्या बनाती हैं? दोस्तों जब पथरीले रेगिस्तान में हवाएं एक दिशा में लगातार चलती हैं तो मुलायम चट्टानें कट जाती हैं और कठोर चट्टानें अपनी स्थिति पर यथावत थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ खड़ी रहती हैं। उससे जो आकृति बनती है उसे यारडंग कहते हैं। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे निचली वायुमंडल परत है? दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर क्षोभ मंडल हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कमी आ जाती है? तो दोस्तों ऊंचाई बढ़ने के साथ दाब में कमी आती है, ताप में कमी भी आती है और बढ़ता भी है। अगर कमी आती है तो तापमान व्युत्क्रमण और यदि बढ़ता है तो तापमान प्रतिलोमन, ये बढ़ता रहे। आर्द्रता, ऊंचाई के साथ आर्द्रता बढ़ जाती है क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है और आर्द्रता बढ़ जाती है। पवन का वेग भी, क्योंकि जैसे जैसे वायुमंडल के ऊपर जाएंगे पवन का वेग तेज हो जाएगा, अंतरिक्ष में तो और भी तेज हो सकता है। लेकिन दाब क्या होता है? दाब होता है वायुमंडलीय दाब, यानी वायुमंडल द्वारा डाला गया दाब। यदि वायुमंडल की ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो वायुमंडल का एरिया घटता जाता है, इससे वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। पवन की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो दोस्तों पवन की गति दाब प्रवणता द्वारा नियंत्रित होती है, ये बात सत्य है। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। पवन उच्च वायुदाब से निम्न दाब की ओर चलती है। यदि दाब प्रवणता अधिक है तो वायु अधिक वेग से चलेगी, यदि दाब प्रवणता कम है तो वायु निम्न वेग से चलेगी। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। जेट धाराएं भारत में लगभग उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसलिए इन्हें उप उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा कहा जाता है। ये 27 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच चलती हैं। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक शीतल और शुष्क वायु है? दोस्तों शीतल और शुष्क वायु आपकी बोरा है।
क्या है दोस्तों? बोरा। हरिकेन आपका कैरिबियन सागर में चलती है। टार्नेडो आपका ऑस्ट्रेलिया के आसपास चलती है। बोरा, मिस्ट्रल, ये सब थोड़ा शीतल और शुष्क हवाएं हैं जो उत्तरी यूरोप के उत्तरी भागों से चलकर आती हैं और इटली, फ्रांस में जो है अपना प्रभाव दिखाती है। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा, बोरा। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन जो है कोपेन से संबंधित है। कोपेन ने जलवायु संबंधी सिद्धांत दिया है और किसी भी स्थान की जलवायु के लिए वहां की वनस्पति को मूल कारण माना है। यहाँ पर विकल्प 2 कोपेन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? तो दोस्तों इस पर हमने कई बार चर्चा की है। ये रेडियो संचार को आयन मंडल, आयनोस्फीयर संभव बनाता है। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल आपकी सबसे निचली परत है। यहाँ पर सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, बादल, वर्षा, सभी चीजें जो भी होती हैं यहीं पर होती हैं। टार्नेडो, टार्नेडो आपका एक जो है चलने वाली, समुद्र में चलने वाली तूफान है। उसी तरह हरिकेन, हरिकेन आपके कैरिबियन सागर में चलने वाली तूफानी पवने हैं। टार्नेडो ऑस्ट्रेलिया या उसके आसपास क्षेत्र में चलने वाली हवाएं हैं। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। व्यापारिक पवनों का कारण है संवहन। ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स की उत्पत्ति का मूल कारण है संवहन। इक्वेटर यानी विषुवत रेखा के पास सूर्य का विकिरण सर्वाधिक होता है, जिससे हवाएं गर्म होकर धरातल से ऊपर की ओर उड़ती हैं। जब हवाएं धरातल से ऊपर की ओर उड़ती हैं तो नीचे निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस निम्न दाब के क्षेत्र में हवाएं बाहर से निम्न दाब क्षेत्र की ओर आने लगती हैं और यही जब लगातार प्रक्रिया चलने लगती है तो व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। चालन, विकिरण और प्रकीर्णन और संवहन, ये चारों ऊष्मा संचरण के माध्यम भी हैं। चालन द्वारा ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। विकिरण किसी सूर्य की किरणें विकिरण द्वारा पृथ्वी को गर्म करती हैं। प्रकीर्णन जब प्रकाश तरंगें सफर करती हैं तो उनके रास्ते में आने वाले अवरोध, धूल, कण, बादल के द्वारा वो क्या होती है, परावर्तित हो जाती हैं या अवशोषित हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। संवहन में एक प्रकार की धारा चलती है जिसमें क्या होता है, द्रव और गैसों में संवहन तरीके से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? तो दोस्तों उड़ीसा में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और समुद्री आपदाएं आती हैं। यहाँ पर विकल्प 1 चक्रवात के द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित स्टेट भी उड़ीसा है। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को बर्फानी तूफान कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी झील को, पेड़ों को, धरातल को क्या करती हैं, बर्फ से ढक लेती हैं और टेम्परेचर को बहुत ही तेजी से गिरा देती हैं, जिससे पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। चीनी सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों चीन सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है। टाइफून चीन सागर में उत्पन्न होने वाले
चक्रवात को कहते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण है संवहन। संवहन है। संवहन का कारण, संवहन के द्वारा हवाएं गर्म होती हैं। जब हवाएं गर्म होती हैं तो ये धरातल से ऊपर उठ जाती हैं, और जब ये धरातल से ऊपर उठती हैं तो इनके द्वारा छोड़े गए स्थान को भरने के लिए उच्च वायुदाब से हवाएं निम्न वायुदाब की ओर चलने लगती हैं, और इस तरह से चलने से एक पवन का निर्माण हो जाता है। और जब हवाएं थल से स्थल की ओर, थल से जल की ओर या स्थल से जल से स्थल की ओर चलती हैं तो थल समीर और समुद्र समीर का निर्माण होता है। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल है? प्रमुख स्थल है जैव विविधता के लिए। तो दोस्तों, जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट स्थल भारत में 3 है। पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वी हिमालय, तीसरा है सुंडालैंड, और चौथा है आपका इंडो म्यांमार क्षेत्र। तो दोस्तों, यहाँ पर एक पश्चिमी घाट सही हो जाएगा। संवहनीय वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों, संवहनीय वर्षा विषुवत रेखीय क्षेत्र में होती है या विषुवतीय क्षेत्र में होती है। दोस्तों, संवहनीय वर्षा बहुत ही तीव्र तेजी से वर्षा होती है और बहुत थोड़े समय में बहुत तीव्र वर्षा होती है। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। विषुवतीय प्रदेशों में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। आर्द्र जलवायु इसलिए क्योंकि यहाँ पर वायु गर्म होती है, और विषुवत रेखीय प्रदेश समुद्र से घिरा हुआ है, सागरों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर वायु में नमी भी बहुत अधिक होती है और सर्वाधिक सूर्य का विकिरण भी प्राप्त होता है, इसलिए गर्म भी होती है। तो यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की विशिष्टता है शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की विशिष्टता है दोस्तों ग्रीष्म शुष्क काल और आर्द्र शीतकाल। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अधिक सख्त क्यों होता है? उत्तरी गोलार्ध को सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को सवाना कहते हैं। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। बेल्ट ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, पंपास अर्जेंटीना में, लानोज वेनेजुएला में पाई जाती है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं। विकल्प 3 सही हो जाएगा। उस महाद्वीप का नाम बताएं जहां टुंड्रा प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती। तो दोस्तों, टुंड्रा प्रकार की जलवायु अफ्रीका महाद्वीप में नहीं पाया जाता। इसका मूल कारण यह है कि अफ्रीका महाद्वीप से तीनों कर्क, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं, और अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार उच्च अक्षांशों में नहीं है। लेकिन यूरोप का कुछ क्षेत्र साइबेरिया यानी साइबेरिया पड़ता है, ध्रुवीय क्षेत्र है। एशिया का भी रूस वाला क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र पड़ता है, और उत्तरी अमेरिका का भी कनाडा के बहुत सारे द्वीप कनाडा ध्रुवीय क्षेत्र में पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर टुंड्रा प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीय पवन का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों, भूमंडलीय पवन का उदाहरण मानसून पवनें नहीं है। भूमंडलीय पवनों को सनातनी पवनें कहते हैं, जो वर्ष भर
एक निश्चित दिशा में लगातार बहती रहती है, किंतु मानसूनी पवनें मौसम के अनुसार इनकी दिशा और दशा में परिवर्तन होता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक सही हो जाएगा। शीतकाल के दौरान उत्तर अमेरिका की जलवायु प्रभावित होती है। दोस्तों ध्रुवीय वायु संहति द्वारा। यहाँ पर विकल्प एक सही हो जाएगा। अधिकेंद्र का संबंध है ईपी सेंटर। दोस्तों ईपी सेंटर का संबंध भूकंपों से है। दोस्तों भूकंप में एक होता है भूकंप मूल, जिसको बोलते हैं भूकंप फोकस सेंटर, जिसको बोलते हैं फोकस सेंटर। जहां पर भूकंपी तरंग की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। और जहां धरातल के उस स्थान पर जहां पर सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है उसे ईपी सेंटर कहते हैं। तो दोस्तों ईपी सेंटर भूकंप मूल के ठीक 90 डिग्री ऊपर धरातल पर होता है। यहाँ पर विकल्प एक सही हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए पैमाने का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों रिक्टर स्केल का मापन भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पर विकल्प एक सही हो जाएगा। तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? दोस्तों उन्हें सुनामी कहा जाता है। सागरों में उत्पन्न भूकंप को और उससे उत्पन्न लहरों को सुनामी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर विकल्प दो सही हो जाएगा। अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों वो उष्णकटिबंधीय होता है। यहाँ पर विकल्प एक सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ऊंचा मेघ पक्षाभ मेघ होता है। यहाँ पर विकल्प एक सही हो जाएगा। समुद्र समीर बनती है। दोस्तों समुद्र समीर दिन के समय बनती है। इसके दिन के समय बनने का कारण है कि दोस्तों समुद्र समीर का मतलब होता है समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली हवा। दोस्तों जल देरी से गर्म और देरी से ठंडा होता है, वहीं धरातल जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडा होता है। तो दोस्तों दिन के समय जब सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती हैं तो जल की अपेक्षा धरातल जल्दी से ठंडा हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है। और जब जल्दी गर्म होगा तो वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। और वहीं समुद्र की बात करें तो समुद्र में जल देरी से गर्म देरी से ठंडा होता है, तो समुद्र का तापमान लगभग यथावत बना रहेगा और वहां पर उच्च वायुदाब की स्थिति बनी रहेगी, जिससे वहां की समुद्र की वायु स्थल की ओर चलने लगेगी, जिसे समुद्र समीर कहा जाता है। दोस्तों इसीलिए तटीय इलाकों में मौसम में दिन और रात के मौसम में ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता, इसीलिए समकारी प्रभाव पाया जाता है तटीय क्षेत्रों में। विकल्प एक यहाँ सही हो जाएगा। चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों चक्रवात निम्न दाब के कारण उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर विकल्प एक सही हो जाएगा। चक्रवात में अंदर केंद्र में निम्न दाब और बाहर उच्च वायु दाब होता है, जिससे हवाएं बाहर से केंद्र की ओर कुंडली नुमा चलने लगती हैं, जिसे चक्रवात कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प एक सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी पैदा हो सकता है? तो दोस्तों आप जानते हो समुद्र में आने वाले भूकंप से सुनामी की स्थिति पैदा होती है। यहाँ पर विकल्प चार सही हो जाएगा। टॉर्नेडो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दोस्तों टॉर्नेडो एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जिसके केंद्र में निम्न दाब होता है। यहाँ पर विकल्प दो सही हो जाएगा। कैटरीना नाम दिया गया। दोस्तों कैटरीना नाम कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले हरिकेन चक्रवातों को दिया गया। यहाँ पर विकल्प चार सही हो जाएगा।
किस प्रदेश में सारा साल वर्षा होती है? दोस्तों, विषुवत-रेखीय प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है। यहाँ पर सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है, हवाएं गर्म होती हैं और समुद्रों से आर्द्रता ग्रहण करने के बाद 2 से 4 बजे के बीच रोज दोपहर में भारी मूसलाधार वर्षा होती है। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के सेशन में ये 50 प्रश्न शामिल थे। इसमें सीरियल 100 है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में 50 प्रश्नों पर चर्चा की जा चुकी थी। शेष 50 प्रश्नों पर चर्चा आज के सेशन में की गई है। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपके पास कोई सुझाव हो या किसी टॉपिक विशेष पर आप वीडियो चाहते हैं, तो भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये सेशन जो चल रहा है सोशल साइंस का, सोशल साइंस में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उनको बारी बारी करके आप सभी के लिए कंटेंट तैयार किए जाएंगे। और इसका मेन टारगेट बीपीएससी परीक्षा टायर 3, टायर 4 और बिहार अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए है। तो दोस्तों, इससे बाहर सोशल साइंस में कहीं से भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, बीपीएससी के प्रत्येक सेट में जर्नल पेपर होता है और जर्नल पेपर में जो इतिहास भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, वो इन्हीं से आते हैं, वो भी इसी में कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।